स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आपको पता है, हम अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 जो कि जून में आयोजित की जा रही है, उसके लिए गणित की तैयारी कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। अभी तक इस क्लास के पहले मैंने 3 क्लास लगा दिया है। उन 3 क्लासेज में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव वाले सवालों के एलसीएम एचसीएफ, और फिर कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पूरा आपका जो बेसिक है वो आइडिया, भिन्नों की तुलना, घातांकों की तुलना, कर्णियों की तुलना, इन सब तरह के सवालों से परिचित हो चुके हैं, हमने प्रैक्टिस करी है। और अभी आने वाले क्लासेज में उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं उठाते रहूँगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो चलता रहेगा। बीच बीच में मैं पूछूंगा, इसलिए आपको वो नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, चाहे जैसे भी रखिए, लेकिन उसको साथ लेकर के चलिए। जैसे हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं और ख़त्म करते जा रहे हैं। आप पूरी मैथ पढ़िए, किसी भी चीज़ का बेसिक से लेकर के पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तो आप जितना उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपने कई कोचिंग्स में पढ़ा होगा या जो भी देखा होगा, आपको आइडिया होगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही कम क्लासेज में 10 से 12, 10 भी अगर हो जाए तो 10 हो जाएगी, 10 क्लासेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर करवाऊँगा कि कम से कम परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, हर तरह के सवाल बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप कर रहे होंगे तो आप अभी टेस्ट लगाते टाइम देख भी पा रहे होंगे। अभी तो हमने 2-3 क्लासेस केवल पढ़ी हैं। अब आज की इस क्लास में हम त्रिभुज की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे जियोमेट्री के, मतलब ज्यामिति के और क्षेत्रमिति के, 2 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं द्विविमीय, जिसमें क्षेत्रफल तक की बात होती है, उसकी ज्यामिति के सवाल आते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो गया, त्रिभुज के प्रकारों की बात हो जाती है, या फिर जो त्रिभुज का निर्माण है, फॉर्मेशन है, कुछ कोणों से संबंधित प्रश्न हैं। तो आज इन सब पे हम एक मतलब विस्तार से जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझेंगे और त्रिभुज की तरफ बढ़ेंगे। इस क्लास में आप थोड़ी चीज़ें जानेंगे त्रिभुज के बारे में, अगली क्लास में उसको मैं और मतलब बड़ा बनाऊंगा, उसको और ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा। तो फिर आप सबसे ये अनुरोध है कि कम से कम जो बाकी क्लासेज इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, परसेंटेज तो आप पढ़ ही लीजिए। परसेंटेज का मैंने एक प्लेलिस्ट लगाया, 4 वीडियो उसमें है, लेकिन आपको महज 2 वीडियो देखना है। 2 वीडियो अगर आप परसेंटेज का देख लिए तो परसेंटेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में तो उस लेवल से भी नीचे के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी। आप एक बार उसको देखिए। तो उसको हम बार बार डिस्कस इसीलिए क्लास में नहीं करेंगे, जो चीज़ पहले हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे जो चीज़ें नहीं हुई हैं, मतलब जो आप पढ़ सकते हो मैं बता रहा हूँ, जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमें लगभग अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, बल्कि 12 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ सही सवालों को पिक करने का, सही कॉन्सेप्ट को पिक करने का, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थोड़ा अनुभव मेरे पास भी है परीक्षाओं का, प्रश्नों का, तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने भी टीईटी में 128 नंबर प्राप्त किए हैं, तो एक्सपीरियंस मुझे पूरा है इसके बारे में। तो आप लोग विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है पढ़ते जाइए, और ज़रूरतमंद जो अभ्यर्थी हैं उनके तक इसको शेयर भी कीजिए। आप में से कुछ हमसे बड़े होंगे, मैक्सिमम लोग हमसे बड़े होंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि भरोसा कीजिए और सहयोग कीजिए। एक अच्छा हम जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, गणित को आसान बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, बहुत बात हो गई, ठीक है। तो अब क्लास को हम शुरू करेंगे, लेकिन पीछे का 3 लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे, जैसे कोण। कोण आप सब जानते हैं क्या होता है।
कोण, कोण जब एक ही बिंदु से दो रेखाएं खींची जाएं तो दोनों के बीच का झुकाव कोण होता है, कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का? ये एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा खींची गई, यहाँ से दूसरी रेखा खींची गई। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव क्या है? ये है, इसी को बोलेंगे कोण। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। कितने प्रकार का होता है कोण? 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मतलब माप के आधार पे हम बोलते हैं 6 प्रकार। ये 6 प्रकार आप देखिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। तो राइटिंग न्यून कोण, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? जब 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 90 डिग्री से कम। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 90 डिग्री, सबको पता है लगभग ये। फिर क्या बात करते हैं? फिर आता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है? आप समझिए 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा व 180 डिग्री से कम। ठीक है, ये हो गया आपका अधिक कोण। उसके बाद आता है सरल या ऋजु कोण। ये जानना ज़रूरी है, मतलब कि टीचिंग का एग्ज़ाम है ना, तो ये बेसिक चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब सीधी रेखा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्या आता है? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 180 से ज़्यादा व 360 से कम, 360 डिग्री से कम। ठीक है, लास्ट क्या आता है? लास्ट आता है पूर्ण कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है? ठीक 360 डिग्री को बोलते हैं, ये 360 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 6 कोणों के प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
और छठा। ये 6 प्रकार के होते हैं कोण। तो अब जो है ये आप बस ध्यान में रखिए, बनता कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है, ये हमने बनाया, तो ये क्या है, ये हो गया पहला। क्रम मैं बता रहा हूँ केवल, मतलब क्या हो गया, पहला मतलब क्या था, न्यून कोण, ठीक है। इस लाइन को एकदम सीधा कर दीजिए 90 डिग्री, ये क्या हो गया, दूसरा, ठीक है। अब यही लाइन है, 90 से बाहर ले जाइए इसको, ये कितना हो गया, ये हो गया 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस समझिए। और ये हो गया तीसरा। तीसरा कौन सा है आप जानते हैं, ठीक है, तीसरा कौन सा था, अधिक कोण। अब हम बात करेंगे चौथे की, मतलब समझिए लाइन तो यही थी लेकिन अब ये सीधी हो गई, सीधी हो गई तो ये पूरा क्या बन गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा। चौथा मतलब ऋज कोण, ठीक है। अब लाइन यही है, एंगल यहाँ बन गया, मतलब ये वाला बन गया। ये क्या हो रहा है, 180 से भी प्लस है, तो ये क्या बन गया, पाँचवा। पाँचवा क्या था, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और ये लाइन थी, यही लाइन घूमते 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 वापस इस पे आ गई, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, 360 डिग्री। यही है आपका छठा। तो ये हो गया 6 कोण। अब देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आती है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ। एक होता है पूरक, पूरक या कोटि पूरक। कोण ये क्या होता है, ये होता है मतलब ये जोड़ा होता है किसका, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं 36 डिग्री का कोटि पूरक, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, 36 डिग्री का कोटि पूरक, आप बोलेंगे 90 माइनस 36 कर देते हैं। बहुत गंदा कलर लग रहा है ये, एक सेकंड डार्क करेंगे थोड़ा इसको। आप क्या बोलेंगे, 90 माइनस 36 कर देंगे आप, बराबर क्या आ जाएगा, 54। यानी कि 36 का कोटि पूरक क्या है, 54 है, ठीक है। 36 और 54 का सम होता है 90। मैं अगर आपसे बोलूं 40 का कोटि पूरक, तो आप क्या बोलेंगे, 50 बोल देंगे, ठीक है। अब एक होता है, एक और कॉन्सेप्ट है समपूरक। समपूरक कोण ये क्या होता है, जब दो कोणों का योग, ठीक है, 180 हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जैसे मैं आपसे अगर बोल दूं 110 का संपूरक, तो आप हंसते हुए बताएंगे कि भैया 110 मतलब 180 माइनस अगर 110 कर दें तो आ जाएगा 70। क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब 110 है, इसका संपूरक कुछ रहा होगा, इसका सम 180 आया होगा, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी, ठीक है। मैं अगर कह दूं 55 का संपूरक, संपूरक व कोटि पूरक दोनों बताइए, तो आप क्या बताएंगे। 55 का संपूरक आप कहेंगे 180 में से 55 घटाएंगे तो क्या आएगा, 120, 5, 125। कोटि पूरक क्या कहेंगे, 90 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 60, 30, 90 होता है, यानी 30, 5, 35। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए अब ये सवाल आया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। 138 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, मैंने क्या बताया, समपूरक बोल रहा है,
तो 180 माइनस 138 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 40 80 होता है तो 42, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बेहद ही आसान और फर्जी क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, अब ये देखिए, पंचकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। समान रेखाओं से समान रेखाओं के सामने सम्मुख समान रेखाओं के सम्मुख बने कोण बराबर होते हैं। समान मतलब बराबर, बराबर रेखाओं के सम्मुख बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उत्तल समबहुभुज, उत्तल समबहुभुज, ठीक है, उत्तल समबहुभुज में सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे उत्तल क्या है? उत्तल मतलब, अब मैं आपसे एक बात बोलूं, आप मान लीजिए कि ये कोई आकृति है, एक मिनट शायद बन जाए ऐसे करने पे, हाँ, ये मान लीजिए कोई आकृति है, 5 भुजा इसमें आपको दिख रही है। ठीक है, सबका उभार बाहर की तरफ है, देखिए बाहर बाहर बाहर, मतलब उत्तल क्या होता है? ये यही तो होता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। जब आप बनाते हैं तो ये उत्तल लेंस होता है, एक तरफ कलई करते हैं तो ये दर्पण हो जाता है उत्तल। और अवतल क्या होता है? अवतल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ रहता है। तो ये देखिए सबका बाहर की तरफ है तो ये उत्तल बहुभुज है। ठीक है, सारी भुजाएं मैंने बोला बराबर हैं, तो ये सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यही पंचभुज अगर हम बोलें कि ये जो दोनों रेखा है, छोड़िए अलग बना लेते हैं फिर से एक, मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो दोनों रेखा है इसकी, ये अंदर की तरफ आ जाए, बराबर अब भी रहेगी लेकिन अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, अभी भी 1 2 3 4 5 भुजा है, पाँचों बराबर है, लेकिन अब इसके सामने एंगल तो बराबर होंगे नहीं। तो मेरे कहने का यही मतलब था यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आकृति, कोई भी रेखाओं, एक सेकेंड, n रेखाओं से घिरी कोई भी नहीं, किसी भी आकृति में n रेखाओं से घिरी किसी भी आकृति में सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है पता है? n-2 इंटू 180 180। ठीक है, n-2 इंटू 180। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 3 रेखाओं से घिरी, अगर 3 रेखाओं से घिरी हो आकृति से घिरी हो, मतलब क्या है? 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, क्या बन गया? त्रिभुज।
त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है? आप जानते हैं, सबको पता है 180 होता है। देखिए यहाँ पे रख के, n मतलब 3 रेखा थी, -2 करिए इंटू 180, क्या आ गई? 180। यही होता है इसका सम। मैं बोलूँ 4 रेखा, 4 रेखा क्या होती है? कुछ भी एक चतुर्भुज सा बना लीजिए, ठीक है। इसके चारों का सम क्या होता है? तो आप बोलेंगे 4 - 2 इंटू 180। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया 180 × 2 मतलब 360। सबको पता है चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब आप देखिए, अब मैं बात करूँगा सम बहुभुज की, ठीक है, या फिर मैं अभी तो किसी भी बहुभुज की बात कर रहा हूँ। बहुभुज मतलब 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, चाहे जितनी हो। तो मैं अगर बोलूँ बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, इसको जो है ना, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये क्या है? शीर्ष है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, अगर हम बोलें एक शीर्ष से डाले जा सकने वाली विकर्णों की संख्या क्या होती है? ये होती है n-3, ठीक है। ये इसका क्या मतलब हुआ? ये एक चतुर्भुज था ना, ये एक चतुर्भुज था। तो आप इसमें बताइए, एक ये शीर्ष है, यहाँ से अगर विकर्ण डालना हो तो हम कितना डाल सकते हैं? हमने बोला n-3। n क्या है? 4 भुजा है, 4 - 3 कितना होता है? 1। यानी एक शीर्ष से केवल एक विकर्ण डाल पाएंगे, यही, ठीक है। जो त्रिभुज होता है इसमें 3 भुजा होती है, तो 3 - 3 n-3, 3 - 3 0। तो देखिए ना, कहीं आप विकर्ण डाल पाएंगे? है ही नहीं कुछ जगह, ठीक है। यही अगर पंचभुज बना दिया जाए तो एक शीर्ष आप देखिए, n मतलब 5, 5 - 3 कितना होता है? 2। तो अब यहाँ से आप देखिए, ये इस पे नहीं डाल सकता विकर्ण, इस पे नहीं डाल सकता, एक यहाँ डाल सकता है और दूसरा यहाँ डाल सकता है। तो 2 विकर्ण यहाँ पे डाले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक शीर्ष से डाले जा सकने वाले विकर्णों की संख्या। अब आपको क्या जानना है? किसी बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या ये क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकती है? देखिए, विकर्णों की कुल संख्या मतलब n। देखिए, एक जगह से n-3 डाल पा रहे थे, तो n भुजा होती है, तो n भुजाओं से कितना डाल पाएंगे? n-3। लेकिन जब एक दूसरे पे डाल देगा तो दूसरे वाले का भी तो पहले मान लिया जाएगा। जैसे अगर यहाँ से हम इस पर विकर्ण डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी इसका वाला पड़ चुका है। तो एक बार हमने काउंट किया लेकिन दोनों का काउंट हो गया, तो यानी इसमें सब डबल काउंट हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं? हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बन जाता है आपका फार्मूला, कुल विकर्णों की संख्या। अब इसको अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, ये एक समखष्टभुज मैंने बना दिया। तो मैं बोलूँ विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे? n की वैल्यू क्या है? 6 है। फिर n-3, 6 में से 3 निकल गया, 6 - 3 बट्टे 2, 2 3 6, 6 में से 3 गया 3, 3 त्रिक 9। अब गिनिए आप यहाँ से 1 2 3, ठीक है। यहाँ से गिनिए 4 5 6, ठीक है। यहाँ से गिनिए 7 8, ठीक है। अब यहाँ से एक बचा है, यही 9। और कुछ विकर्ण आप डाल पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं।
तो ये 9 विकर्ण आप यहाँ से डाल पाए। तो बहुभुज के बारे में आपने काफ़ी कुछ अभी सीख लिया। अब एक सबसे ज़रूरी बात, जैसे ये त्रिभुज है, ये हो गया इसका आंतरिक कोण, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया तो ये होता है बाह्य कोण। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक सीधी लाइन थी यहाँ पे, अरे कहाँ गया, ये एक सीधी लाइन थी, तो यहाँ मैंने बताया 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब सेम चीज़ आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी तो एक सीधी लाइन है, तो यहाँ पे भी 180 इधर 180 इधर, दोनों साइड 180 बनता होगा। तो अगर इसको मैं बोल दूँ 60 है, अगर इसको मैं समबाहु त्रिभुज मान लूँ तो ये बचा हुआ कितना होगा, 120 होगा। क्या किया आपने, 180 में से घटा दिया, मतलब इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये 180 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर, देखिए ये रेखा आपने खींच दी, इसी के बराबर एक समांतर रेखा यहाँ भी खींच दी आपने, मतलब बराबर नहीं, इसके समांतर आप खींच दी एक रेखा। अब आप देखिए ये 180 था ना, एक रेखा पूरी 180 थी ये वाली, तो मैंने ये जो छोटा एंगल बनाया, ये अगर मैं मान लूँ कि थीटा बना होगा जैसे यहाँ पे मैंने बताया, तो ये जो बड़ा एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा तो बनेगा ही। अब जो ये बन रहा है, आप इस चित्र को अगर पलट के देखेंगे तो यहाँ भी तो सेम बन रहा है, यानी ये भी थीटा बनेगा, और यहाँ भी तो इसके बराबर बन रहा है, इसके बराबर, तो 180 माइनस थीटा बनेगा। अब ये अगर समानांतर है तो जो ये एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होगा, और वही इसके बराबर होगा, वही इसके बराबर होगा। जो ये रेड वाला एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होगा, और वही इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। जैसे एक रेखा, दो रेखा, ये आपने खींचा तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। अब एक सबसे खास बात जो है ना, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। अब देखिए कैसे, आप एक बनाइए त्रिभुज, मैं बोलता हूँ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, अभी त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समबाहु त्रिभुज इसको समझिए। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, ये सब बराबर हैं। मैंने बोला सभी भुजाओं के बराबर एंगल सब बराबर होते हैं। तो त्रिभुज में आपको पता है सब 180 डिग्री एंगल होता है, उसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा, और 60 ये भी होगा। अब एक बार इस लाइन को आप बढ़ाइए बाहर, ठीक है, एक बार इस लाइन को आप बढ़ा दीजिए बाहर, एक बार इस लाइन को आप बढ़ा दीजिए बाहर, तो आपको ये पता चला था ये 60 था तो 120 हो गया, ये 60 पता चला था तो ये 120 हो गया। देखिए ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, यहाँ पे भी सेम चीज़ 120 हो गया। आप जोड़िए तीनों को, 120 120 120 360। सेम चीज़ आप वर्ग के साथ देख लीजिए करके, इसको बढ़ा दिया आपने आगे, इसको बढ़ा दिया आपने आगे, इसको बढ़ा दिया आपने आगे, इसको बढ़ा दिया आपने आगे। ये 90 था, 180 एक लाइन पे होता है तो ये भी 90, ये भी ऐसे ही 90, ये भी ऐसे ही 90, ये भी 9 चौक 36, फिर से वही बात 360 हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक पंचभुज है, चलिए ये क्या बन गया, खष्टभुज बन गया, एक खष्टभुज है, मैं आपसे बोलूं तो आपको एक बात तो पक्का पता है ना कि बाहर का सारा जो बाह्य भुजाओं मतलब बाह्य कोणों का योग है वो 360 होगा, ठीक है, 360। तो किसी एक बाह्य कोण का अगर आपको मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 6 भुजा का, 6 भुजाओं के बाह्य कोणों का सम मतलब योग 360 है, क्योंकि सबका होता है। तो एक का क्या होगा, एक भुजा के बाह्य कोण का, तो आप हंसते हुए बताएंगे 6 का 360 था तो 360 में 6 का भाग दे दिए तो क्या आ गया 60। ये 60 क्या है, इसको आप आगे बढ़ाइए, ये इसका जो बाह्य कोण है ना यही 60 है।
आपको पता था कि अंदर 120 होता है, ठीक है, मतलब अगर ये पूरी लाइन 180 है तो अंदर 120 होगा। सम बहुभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैटर क्या हो गया, ये भी 120, 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 मतलब आप सीधा बता सकते थे 12 छक 72 सभी आंतरिक कोणों का योग 720 होता, अगर कुछ भी ना दिया रहता। अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, आप सीधा सीधा बताते 720 होगा। क्यों बता पाए आप? क्योंकि आपको एक एंगल पता चल गया और भुजाओं की संख्या पता है, तो आपने गुणा करके बता दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था ना एक अष्टभुज है, मैं अगर आपको बोलता कि आप एक चीज़ समझिए, मैं अगर आपको सीधा बोल दूं कि 900 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल है, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो बता देंगे आप। मतलब मेरे कहने का बस मतलब ये है कि बाह्य कोणों का हमेशा 360 ही होगा, तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कई बार, ठीक है। और क्या बताना चाहता था मैं, चलिए अभी तक इतना में हम सवाल लगाते हैं। पंचकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचकोण के सभी आंतरिक कोणों का देख लीजिए। पंचकोण में 5 भुजाएं, n मतलब 5 है। मैंने क्या बताया था, n-2 इंटू 180, सबका योग पूछा है। तो अगर योग पूछा है तो n-2 इंटू 180 मतलब n क्या था, 5 था, 5 में से 2 माइनस करना था, 180 से गुणा करना था, मतलब 18×3 = 540। ये आपका उत्तर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये एक सवाल है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री, इसका ही वैल्यू दिया हुआ है 2160, 0 से 0 कट जाएगा, और 18 18 3 18 दूनी 36, n बराबर क्या आ जाएगा, इधर 2 माइनस है उधर प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और भी सवाल बना के बता सकता हूँ, जैसे अगर हम बोल दें 14 7 14 25 70, अगर एक सवाल मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं 44 10 30 144 144 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मस्त तरीका, सबसे अच्छा बेहतर तरीका क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी आकृति ऐसे रह रही थी, जब कोई भी एक आकृति ऐसे अगर रह रही थी, तो जब हम इसको बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो ये बाह्य कोण बन जा रहा था, और आंतरिक और बाह्य कोण मिलाकर के 180 डिग्री बनते थे, ठीक है। अब हमें ये बता दिया गया कि ये 144 है, तो हमें ये तो पता चल रहा है ना कि ये 36 होगा। भाई 180 होता है तो 144 था, 144 अगर ये है तो 36 ये होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग सम मतलब योग कितना होता है 360 डिग्री, एक बाह्य कोण 36 डिग्री का है, तो यानी कि कितने बाह्य कोण ऐसे बन रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 10, तो 10 बाह्य कोण बनेंगे, इसका मतलब भुजा कितनी है, 10 भुजा है, ठीक है। कैसे होता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वृत्ति बन जाएगा, इसमें 10 भुजा होती होगी, मतलब बस आप ये समझिए, ठीक है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है केवल इतना दे करके,
तो आपके लिए जो सबसे सुंदर अप्रोच होगा वो यही होगा कि बाह्य कोण आप पता कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कितने बन सकते हैं। अब देखिए, ये एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला लाइन फिर से याद करिए, ये लाइन फिर से याद करिए। अगर कुछ ऐसे रहता है तो जब ये बढ़ाते हैं तो ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, और दोनों का सम क्या होता है, योग होता। ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो दोनों का योग क्या होता है, योग होता है 180 डिग्री। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है। ठीक है, आंतरिक अल्फ़ा था माइनस बाहरी बीटा है, अंतर इसका 60 डिग्री है। अब जब भी कभी ऐसा रहता है ना, एक जगह कुछ जोड़ा गया हो, एक जगह कुछ घटाया गया हो, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, जोड़ के आधा। जैसे 180 और 60 मिलके कितना होता है, 18 6 24, 240। 240 का आधा करिए 120, ये आता है बड़े वाले का मान, मतलब यही अल्फ़ा है। घटा के आधा कीजिए के आधा, मतलब 180 में से 60 घटा के उसका आधा करिए 120 का। 180 में 60 करेंगे 120, उसका आधा करेंगे 60। ये छोटे वाले का मान होता है, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटता है, तो ये होता है बीटा का मान। आप सीधा ऐसे निकाल लीजिए। बाकी अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, छोटा छोटा इक्वेशन है, जोड़ दीजिए तो यहाँ 2 अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, प्लस और माइनस, तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240। बात वही आई, अल्फ़ा बराबर 120। ये पूछा क्या था, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। आप इससे निकालेंगे, कठिन होगा आपके लिए। आप जाइए बाह्य कोण की तरफ, 60। बाह्य कोण कितना है, 60। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बार बार नहीं बताऊंगा, 360 होता है, आपको बताया था। सभी बाह्य कोणों का योग 360 था, एक बाह्य कोण 60 था, तो भुजा कितनी हो गई, आप सीधा सीधा कह सकते हैं 6 भुजा। ठीक, ये हो गया, मतलब बोलते हैं ना, ये हुई मिनटॉस ज़िंदगी, आसान तरीका, बेहतर तरीका। और आपने अभी बहुभुज के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया। आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर कुछ नहीं होता है। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या दिए जाने पर हम एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये परीक्षा में ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये नहीं वाला शब्द आएगा ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम पढ़ लेते हैं निर्माण कर सकते हैं और उसके हिसाब से उत्तर लगा देते हैं। तो बेसिकली बात क्या होती है, कभी कोई आप त्रिभुज बनाते हैं तो क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आपको तीनों भुजा दे दी जाए, ये पहली भुजा हो गई, मान लीजिए एक भुजा हम बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी बोल दें 4 की है, या फिर तीसरी बोल दें 6 की है, जैसे आपको बोल दें। तो आप क्या करते हैं, 5 खींच लेते थे। आप रचना जब हम करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, बेस खींच लेते हैं, 5 खींच लें, या फिर इसको हम 6 खींच, मान लीजिए 4 5 6 दिया गया है, हमने 6 खींच लिया। तो हम यहाँ होता था लंगड़ा प्रकार रखते थे यहाँ से, और एक हम चाप लगा देते थे यहाँ पे 4 का, यहाँ रखते थे, यहाँ से एक चाप लगा देते थे 5 का, और यहीं से इन दोनों को मिला देते थे, तो एक त्रिभुज बन जाता था। ठीक है, अब एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिया जाए अगर, तो आप त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए कि भुजा को हम क्या बोलेंगे, भुजा को हम बोलेंगे साइड, साइड मतलब एस, और एंगल को मतलब कोण को, एंगल मतलब ए। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है, कब कब त्रिभुज बना सकते हैं। बनाने के लिए त्रिभुज बनाने के लिए विशिष्ट आधार, विशिष्ट जानकारी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, एक बोलते हैं साइड साइड साइड, उसे लिखता हूँ साइड साइड साइड, मतलब
तीनों भुजाएं दी गई हों, भुजाएं दी हों, जैसे अभी हमने यहाँ बनाया 4 5 6। फिर साइड एंगल साइड, दो भुजा दी गई हो और उसके बीच का एंगल दिया गया हो। ठीक है, कैसे? ये साइड दे दिए एक, ये साइड दे दिए और इन दोनों के बीच का एंगल दे दिए। देखिए बीच में एंगल है। हमने क्या बोला, ये मान लीजिए बोल दिए 3 होगा, ये बोल दिए 5 होगा। तो जब आपको 3 5 पता ही है और ये बोल दिए थीटा कुछ एंगल होगा, तो एंगल भी आप नहीं बदल सकते हैं। तो अब तीसरा तो फिक्स है ना कि यहाँ से यहीं तक जाना है उसको। ठीक है, फिर क्या होता है ASA, इसमें क्या होता है, मतलब कि ये साइड दे दी जाए और इसके दोनों साइड एंगल, यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुमको 30 डिग्री खींचना है या 60 डिग्री खींचना है, यहाँ तुमको 30 डिग्री खींचना है। तो अब ये जहाँ भी दोनों रेखाएं जाएंगी वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ये होता था चाँद, जब चंदा रख के आप बनाते थे, ऐसे एक रेखा खींच देते थे, यहाँ चंदा रखते थे, यहाँ से एक 60 डिग्री पे बना देते थे आप लाइन, यहाँ से आप 30 डिग्री बना देते थे, जैसे आपको बनाना होता था। चंदा वाला हो गया ये, तीसरा हो गया जब ये जानकारी दी गई हो। फिर होता है एंगल एंगल साइड। ठीक है, जैसे दो भुजा दी गई हो और जो तीसरा एंगल हो उनके बीच की ना हो। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा, मतलब ये होता है ठीक है, मतलब जब दो एंगल हो और जो तीसरी भुजा हो उनके बीच ना हो। देखिए साइड में लिख दिया हो ना मैं, मतलब एक कहीं एंगल ये बन रहा होगा, एक कहीं एंगल ये बन रहा होगा। ठीक है, और इनमें से कोई एक भुजा दी गई हो आपको, तो आप क्या करेंगे मतलब एक कोई भुजा होगी और इसके साथ ये एंगल होगा। ठीक है, ये भुजा आपको नहीं दी गई है, ये भुजा मैं आपको बोल दूँगा 30 डिग्री दे दी गई है, या फिर इसको मैं बोल दूँ कि 60 डिग्री दे दी गई है। ठीक है, और दूसरा एंगल भी आपको दे दिया गया है 30 डिग्री का, ये आपको नहीं बताया गया। या फिर इसको अगर मान लो 50 बोला गया है और दूसरा एंगल भी आपको बोल दिया गया है 30 का। ठीक है, लेकिन ये भुजा आपको नहीं दी गई है, ये भुजा आपको फिक्स कर दी गई, ये भुजा इतनी ही लंबी होगी और ये 50 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ से हम कितनी दूर जा करके इसको उठाएंगे कि ये भी एंगल हमको दिया है ना, ये मैंने बोल दिया मान लो 30 दिया हो। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से जब इसको हम लाएंगे कहाँ जा कर के 30 डिग्री मिलेगी, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, दो एंगल एक साइड, मतलब एंगल्स के बीच में साइड नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला होता है RHS। RHS क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस, मतलब समकोण में कर्ण, कर्ण दिया हो और उसके साथ एक साइड दी हो। जैसे समकोण त्रिभुज 3 4 5 का एक होता है, आपको पता है। अगर मैं बोल दूं कर्ण इसका 5 है और एक कोई साइड में बोल दिया 4 है, तो जब मैंने बोला है कि समकोण है तो आपको पक्का पता है कि 90 डिग्री ये होगा कर्ण के उसके साइड, तो आप ये वाला पक्का बता देंगे आप। ऐसे भी जब समकोण में 2 साइड पता होता है तो आप तीसरा पता ही कर लेते हैं, ट्रिपलेट होता है वो। ये हो गई त्रिभुज बनाने के लिए विशेष जानकारी। अब इसमें देखिए, दो कोण एक भुजा एंगल एंगल साइड है ही, दो जगह पे है, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, तो इससे तो बन सकता है। केवल 3 भुजाएं बिल्कुल बन जाएंगी, केवल 3 कोण। अब ये देखिए ये कहीं पे है एंगल 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 नहीं है, तो आपका आंसर जो है ना यही होगा। 2 भुजा और शामिल कोण, तो ये भुजा भुजा और शामिल कोण है, ख़त्म, ये भी हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको जाननी ही चाहिए हर हाल में। इतने कंडीशन होते हैं जो अगर दे दिया जाए तो आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको एक लाइन की तरह ट्रीट कीजिए। इस क्वेश्चन में ये लाइन आप समझिए, मैंने क्या बताया था, ये पूरा तो 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर ये y है, सबसे पहले देखिए एकांतर भी तो बन जा रहा है। मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था ऐसे करके कि इसके बराबर ये होता है, तो अब 80 के बराबर y होगा, इजली दिख गया।
अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 80 ये हो गया, बचा 100, 100 में 50 ये हो गया, तो x कितना हो गया 50, तो x कितना हो गया 50, y कितना हो गया 80। ये आपका उत्तर। ठीक है, अब ये कुछ एक रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, ये मैं बाद में भी करवा सकता हूँ। हाँ, अभी हम ये देखेंगे त्रिभुज की रचना के लिए संभावित भुजाएं कितनी हैं। देखिए, त्रिभुज बनाने के जो नियम होते हैं, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रूल 1। रूल 2 क्या है? दो भुजाओं के बीच का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब क्या है, यही देख लीजिए, एग्जाम्पल यहीं आपको मिल जाएगा। 3 3 ये दोनों मिलके हो गया 6, और ये भी है 6, तो इन दोनों का जो सम है, योग है, वो तो 6 है, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए था। जैसे मेन बात क्या है, ए है, बी है, सी है, 3 साइड है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है ये हमेशा सी से बड़ा हो, बी प्लस सी जो है ये हमेशा ए से बड़ा हो, ए प्लस सी जो है ये हमेशा बी से बड़ा हो। ठीक है, दूसरी रूल दूसरा क्या था, ए माइनस बी जो है ये हमेशा छोटा हो सी से, बी माइनस सी जो है ये छोटा हो ए से, सी माइनस ए जो है ये छोटा हो बी से। मतलब मॉड ले लीजिए, अंतर, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है ना, ये बात होती है। तो इन दोनों का सम 6 के बराबर है, तो ये तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, 6 का अगर हम आधार 1 ले लेते हैं, ठीक है, और हमें बोला गया है कि देखिए ये पूरा 6 है, हमें बोला गया है 3 3 की 2 और भुजाएं लेने के लिए। तो आप एक बात बताइए, यहाँ अगर हम 3 लगाएं और यहाँ से अगर हम 3 लगाएं, तब तो ये सिर्फ मिल गए। अब यहाँ से जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ये अगर जो आप जिस पॉइंट पे मिले हैं ये इधर ले जाइए इधर, क्या कभी ये मिल पाएंगे दोनों? कभी यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मिलने के लिए दोनों को मतलब कोलाइन होना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज कभी बन नहीं पाता है। इसमें देखिए 4.6, 5.9, 6.3, तो 5 4 9 इससे बड़ा हो जा रहा है, 6 5 11 इससे बड़ा हो जा रहा है, और 6 4 10 इससे बड़ा हो जा रहा है। तो पहला रूल तो फॉलो करता है, रूल 1 ओके है। रूल 2 क्या है, इसका अंतर निकालिए, 5.9 6.3, तो 0.4 आएगा, इससे छोटा है, सही। इसका अंतर निकालिए, 46 13 59 होता है ना, 1.3, इससे छोटा है, सही। फिर इसका अंतर निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 46 14 और 3 17, 1.7, ठीक है, जो कि 5.9 से बड़ा है। तो ये भी, यानी सारी कंडीशन को ये फॉलो करता है सेकंड वाला। तो रूल 2 को भी करेक्ट कर ले रहा है, R2 को भी ये करेक्ट कर रहा है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर चेक करेंगे तो। जैसे 6.5 सेंटीमीटर, ये 105 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 105 मिलीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, एक दशमलव लगा देंगे, 10 से भाग दे देंगे, 10.5, ये कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। अब आप देखिए 6.5 और 3.9, 6 3 9 9 5 14, तो सम तो जो है बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, 10.5 में से 3.9 घटा के देखिए, 3.9 घटाइए, 15 में से 9 गया 4, 9 में से 3 गया 6,
6.4, ये कितना है 6.5। तो जो अंतर था इन दोनों का, ये 6.5 से बड़ा होना चाहिए था। हुआ नहीं हुआ, ये भी नहीं बन पाएगा। इसमें देखिए 5 3 8 और 5 3 8, इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो होता है 8.8। क्या 9.2 से बड़ा है? मैं तो बोला हूँ कि बी और मतलब ए और सी को मिलकर बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ए और सी तो मिल रहे हैं, क्या बी से बड़े हुए? नहीं हुए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से जान गए। अब 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट कल बताता हूँ। ठीक है, कुछ एक और सवाल इस पे होंगे क्षेत्रफल पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है इसमें आप पढ़िए और पूरा लिख डालिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पक्का आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी परीक्षा में इसलिए आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी आपको, बहुभुज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लगा रहे हो तो आपको उसमें कितने क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं इसमें से आते हुए, आप ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।